आदिवासी सामयिक संस्कृति की विरासत को बचाए हुए करीब 38% एक समय वो जो इनकी इनके कब्जे मतलब जमीन हुआ करती थी, ये लोग उस पर रहते थे। लेकिन ये विकास के नाम पर जो दोहन हुआ अपने प्रकृति संपदा का, वो आज की तारीख में 17% हो गया है। तो और उसके बाद ये इनको पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। और जो आदमी इतनी बड़ी संपदा का मालिक हुआ करता था, उसके नीचे मैंने उनको उनका दुर्भाग्य कहिए या अपना सौभाग्य कहिए कि वो जहाँ रहा करते हैं तो उसके नीचे अपार प्राकृतिक संपदा है, लेकिन उस प्राकृतिक संपदा का लाभ उन्हें नहीं मिलता है। वह लाभ विकास के नाम पर हमारी सरकार चंद कारपोरेट पूंजीपतियों के हाथ में उसको सौंप देती है, और विकास के नाम पर जो विनाश का चक्र चलता है, उसके चलते इन लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। और एक तरीके से इनको अपने कानून में ही इनको अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया जाता है। और आज की तारीख में इतने बड़े संसाधनों के मालिक लोग दिहाड़ी मजदूर बनकर के वहां से बाहर निकलते हैं, पलायन करते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया पर आपकी क्या टिप्पणी होगी दिनकर कपूर साहब? देखो, जो अभी मैं मेधा जी को भी सुन रहा था और प्रफुल्ल जी को भी, दरअसल वित्तीय पूंजी, कारपोरेट और हिंदुत्व का जो राजनीतिक हमला है, उसका सबसे बड़ा शिकार आदिवासी हो रहे हैं। और दुनिया में तमाम देशों में आदिवासियों का नामो निशान मिटा के उनको म्यूजियम की वस्तु बना दिया गया है। और भारतवर्ष में भी इस दिशा में बड़ा प्रयास हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार आदिवासी की चर्चा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा हमला इस दौर में आदिवासियों के ऊपर हुआ है। और वो हमला दोनों तरह से है। मैंने पिछली बार बातचीत में रखा कि उनकी अस्मिता पे हमला है, और अभी हम देख रहे हैं कि उनके अस्तित्व पे भी को समाप्त करने की पूरी कोशिश हो रही है। जैसे सांस्कृतिक रूप से सोनभद्र के इलाके में जब हम गए काम करने, तो हमने सुना कि आदिवासी और गौड़ आदिवासी जो थे, वो कहते थे कि हमारा जो पूर्वज है वो बूढ़ा देव है। तो अब उसको धीरे धीरे बड़ा देव, और कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि में शिव की बारात जगह जगह आदिवासियों के जरिए निकाली जाएगी। माने आदिवासियों का जो उनकी प्रकृति वो पूजक थे, उनको धीरे धीरे उनका हिंदूकरण करने की एक पूरी कोशिश जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनकी तरफ से की जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आदिवासी इलाकों में आपको दो दुनिया दिखाई देगी। एक दुनिया जो बड़ी चकाचौंध वाली है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, उन इंडस्ट्री के आसपास की बस्तियां हैं, शहर बसे हुए हैं। और दूसरी तरफ वो ग्रामीण इलाके हैं जहां आज भी बैल से हल बैल की खेती होती है। माने लकड़ी के हल से खेती करने का अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं देखना चाहते हैं, तो जो दुद्धी का इलाका है सोनभद्र का, जहां सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, वहां आप देखें तो आज भी लकड़ी के हल बैल से खेती का कार्य किया जाता। और उसी दुद्धी तहसील में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना आपको हिंडाल्को मिलेगा। माने बिरला की सीमेंट की फैक्ट्रियां मिलेंगी, बिरला का कार्बन का प्लांट मिलेगा, बिरला का केमिकल्स का प्लांट मिलेगा। बड़े बड़े माने हिंदुस्तान की करीब 30% बिजली वो सिंगरौली सोनभद्र रीजन से देश को और उत्तर प्रदेश को दी जाती है। वहां हालत क्या है? अभी हमने गांव में दौरा किया और सर्वे किया। मैं आपको बताऊं कि आदिवासी इलाकों में 70% लड़के, और लड़के ही नहीं, हमने तो वहां देखा कि लड़कियां जो बीए पास हैं, वो बेंगलोर जैसे शहरों में जाके 12-12 घंटा काम करने के लिए मजबूर हैं। हमने लोगों से, आदिवासी लोगों से जानना चाहा कि वो क्यों पलायन कर रहे हैं। मनरेगा पूरी तौर पे ध्वस्त कर दी गई, बजट कम कर दिया गया, उसके इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर दिए गए कि अब आम आदमी को काम करने के बाद 6-6 महीने मजदूरी का भुगतान नहीं होता, और मजदूरी दर भी बहुत कम है। 231 रुपए मजदूरी दर है, जिसमें आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर सोनभद्र से पलायन हो रहा है। दुद्धी में
आनंद जी, हम आपको बताना चाहेंगे, हर दूसरे दिन दुद्दी से हैदराबाद बस जा रही है और हैदराबाद से बस लौट रही है। माने इतने बड़े पैमाने पे बस भर के वर्कर जा रहे हैं काम करने, क्योंकि हैदराबाद ही नया कंस्ट्रक्शन का सेंटर बन के उभरा है देश में। तो और उन मजदूरों को मिल क्या रहा है, मैंने उनसे पूछा कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है। 4:30 बजे सुबह वो उठते हैं, 5 बजे, 7:30 बजे वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, 8 बजे रात को ड्यूटी से लौट के आते हैं और 11 बजे सोते हैं। आमतौर पे 6 घंटा, 5.5 घंटा उनकी नींद है और बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी बीमारियों की वो इन कारणों से शिकार हो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि मजदूरी कितनी मिलती है, तो 395 रुपए उत्तर प्रदेश की मजदूरी है और उन 8 घंटे की। और जहां वो बाहर जा रहे हैं, गुजरात में बहुत सारे राज्यों के यहाँ काम करने वाले लोग थे, मैंने उनसे पूछा तो 400, 450, 500 रुपए मजदूरी उनको 12 घंटे काम की मिल रही है। माने ये जो अमानवीय स्थिति है, इसके लिए वो इसलिए तैयार हैं कि इंडस्ट्रीज होने के बावजूद उनको उस सोनभद्र में काम नहीं मिल रहा, उनको पलायन करना पड़ रहा है। एजुकेशन की हालत क्या है, वहां जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो सिर्फ रिफरल सेंटर हैं। वहां कोई मरीज जाता है, उसको रिफर कर दिया जाता है जिला अस्पताल। बुनियादी जो जांच की सुविधाएं हैं वह भी उनको उपलब्ध नहीं है। लड़कियां हैं हमारे यहाँ, जो आदिवासी लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर इच्छा है, लेकिन कोई डिग्री कॉलेज लड़की भी बोलने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए हम ये चाहेंगे कि एक नई राजनीति, एक जन राजनीति आदिवासी जिसके कोर में हो, वह इस प्रश्न पे लड़ सकती है और उनकी किस्मत और जिंदगी को बदल सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मूलभूत समस्या है हमारे यहाँ की, कि आम आदमी के लिए जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसको विकास के नाम पर उसको विनाश की भट्टी में झोंक करके और उसको जलाया जा रहा है, तपाया जा रहा है। वनाच्छादित प्रदेशों से भी ज्यादा आप उठा करके देखिए तो विनाश के नाम, ये विकास के नाम पर अगर पहला हमला कहीं होता है तो हमारे वृक्षों पर होता है, हमारे ये प्राकृतिक संपदा पर होता है। शहरों में भी जैसे ही विकास की वो गाड़ी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले हमारे पेड़ काटे जाते हैं। माने और पूरे शहर को भी कंक्रीट का जंगल बना करके छोड़ दिया गया है।